नमस्कार, शुभ संध्या। नमस्ते उषा जी। नमस्ते वत्सला जी। हम सभी नमस्ते उषा जी। जीवन रंग उषा संग पेज पर हम सब आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज की हमारी अतिथि है अपनी बात सबके साथ शेयर करने के लिए आई हैं चेन्नई से डॉक्टर वत्सला किरण जी। वत्सला किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उषा जी। तो आप सभी के लिए दर्शकों में वत्सला जी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। वत्सला जी ने कुल 40 वर्षों का इनका कार्यानुभव है विभिन्न पदों पर और ये 1983 यानी 1983 में रिटायर हुई हैं। एतिराज कॉलेज फॉर विमेन के हिंदी विभाग के रीडर पद से ये कार्यनिवृत्त हुई हैं। हिंदी, मलयालम, अंग्रेजी, तमिल तथा संस्कृत भाषाएं जानती हैं, तो काफी कुछ भाषाओं का इन्हें ज्ञान है। 100 से अधिक इन्होंने शोध प्रबंध निबंध लिखे हैं। विभिन्न प्रांतीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इन्होंने अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं और वो प्रकाशित भी हुए हैं। आकाशवाणी में हिंदी तथा मलयालम भाषा में भाषण तथा कविता पाठ आदि भी किया है। उत्तर तथा दक्षिण की विभिन्न संस्थाओं में 12 से अधिक पुरस्कार एवं सम्मान इन्हें प्राप्त हैं। इसके अलावा विभिन्न कॉलेजों में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सदस्य रही। मदुरई कामराज विश्वविद्यालय में अकादमिक काउंसिल एवं बोर्ड की भी सदस्य रही हैं। तंजावुर, तमिलनाडु के बहुभाषा विकास केंद्र के मलयालम विशेषज्ञ हैं। एतिराज कॉलेज फ्रेटर्निटी क्लब की अध्यक्षा रही हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित हिंदी, संस्कृत, मलयालम तथा तमिल भाषा पर इन्होंने कई लेख लिखे हैं और निर्णायक की भूमिका भी इन्होंने निभाई है। इनकी प्रकाशित अब तक कृतियां 5 हैं और अनुवादित 7 कृतियां हैं, जिनमें हिंदी से मलयालम में 7 कृतियां और 1 कृति मलयालम से हिंदी में है और हिंदी से मलयालम में अनुदित 3 पुस्तकें अभी प्रकाशनाधीन हैं। तो हमने देखा कि आज की हमारी जो अतिथि है वो कई भाषाओं की ज्ञाता हैं। विभिन्न पदों पर इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है और बहुमुखी प्रतिभा से युक्त है। तो बहुत बहुत खुशी की बात है, अभिनंदन है, स्वागत है वत्सला जी। धन्यवाद उषा जी। जी, तो वत्सला जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी मातृभाषा तो मलयालम है, तो मलयालम भाषा भाषी होते हुए हिंदी के प्रति आपकी रुचि कब और कैसे बढ़ी? वो एक बहुत लंबी कहानी है उषा जी। जी। हम केरल के एक दूरस्थ गांव की हूँ मैं, जहाँ 1970 तक बिजली तक नहीं थी। ऐसे गांव की मैं हूँ और वहाँ के मेरे नाना जी वहाँ के भूमिधर थे। आप लोग हिंदी में जो जमींदार कहते हैं ना, तो वैसे भूमिधर फैमिली के हम हैं। तो हमारे परिवारों में लड़कियों का ज्यादा शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है। अच्छा। किसी ऊंचे पद वाले ऑफिसर के साथ शादी वादी कराना है, तो इसीलिए अंग्रेजी का थोड़ा सा बहुत ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए 10वीं 12वीं तक पढ़ाते हैं और जब 16-17 साल की होती है तब तक शादी भी हो जाती है। यह हमारी परंपरा है। तो ऐसे परिवार में मुझे जैसी एक पैदा हो गई जिसने एसएसएलसी, उस समय हमारे समय में एसएसएलसी तो 11th स्टैंडर्ड है, तो 14 साल की उम्र में मैंने 11th स्टैंडर्ड पास की और शादी के कतार में खड़े होना मुझे पसंद नहीं था। इसीलिए मैंने विद्रोह किया सचमुच कहें तो विद्रोह ही किया और मैंने हट किया। मेरे पिताजी तो 6 साल के उम्र में गुजर गए। तो हमारे परिवारों में, नायर परिवारों में मामा और नाना ही पिता समान है। तो मेरी माँ ने सोचा इस लड़की को कंट्रोल करना है, इसीलिए हमारे घर के
पास, पास का मतलब है क्या, स्कूल ही हमारे घर से 3 मील दूरी पर थी। वो ओ, पैदल हमें जाना था, गाड़ी हम्म, वाड़ी बस कुछ नहीं है, तो पैदल हम्म, ही गांव के सभी बच्चे झुंड बना करके पैदल जा, जाते थे, पैदल आते थे। तो हम्म, वहां जो देवी का मंदिर है उसके पास एक हम्म, टीचर थी, उनका नाम है भद्रवर्मा। वो अच्छा, राज परिवार की थी, तो वो हम्म, हिंदी पढ़ाती थी। अच्छा, अच्छा, हाँ, और वो अविवाहिता थी। हम्म, उनकी छोटी बहन की शादी करा ली, वो भी जरा स्त्री विमुक्ति की के पक्षधर थी। तो हम्म, उन्होंने शादी नहीं की और वो इस तरह हिंदी क्लास चलाती थी। तो मेरी हम्म, माँ ने मुझे चुप कराने के लिए वह हिंदी पढ़ने के लिए छोड़ दिया। मैं अच्छा, और मेरी बड़ी बहन, उनका नाम इंदिरा है, हम दोनों हम्म, को वहां भेजा। और हम्म, वो विशारद तक की परीक्षा दिला सकती है, उसके आगे पढ़ाने का उनका क्वालिफिकेशन नहीं था। हम्म, लेकिन प्राथमिक से लेकर के जब हम परीक्षा करते रहे, तो हम्म, उन्होंने मेरे नस को पहचाना। तो अच्छा, उन्होंने मुझसे चुपके से कहा, इंदिरा हम्म, को शादी करने दो, तुम आगे पढ़ो। अच्छा, तो फिर मेरा जो एजिटेशन और भी स्ट्रांग हो गया। विशारद जब पास हो गई, तो मैंने कहा हम्म, मुझे आगे पढ़ना है। तो हम्म, घर में तो बवंडर मच गई, ये हम्म, लड़की क्या कह रही है। तो फिर हम्म, मेरी माँ मेरे टीचर के पास गई, तो हम्म, उन्होंने मेरी माँ को समझाया, मैं इसे खुद मद्रास तक ले जाऊंगी, वहां मैं उसको भर्ती करा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, वहां मेरे हम्म, रिश्तेदार वगैरह है, वो सब हम्म, इनकी बात देख ले। तो मेरी टीचर ने खुद मेरी माँ को समझा, माँ ने अपने भाई को पत्र लिखा, क्योंकि मामा से परमिशन लेना है ना। तो हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, पढ़ने में कोई दोष नहीं है, हम्म, उसको पढ़ने दो। तो फिर मेरी टीचर स्वयं मुझे चेन्नई ला करके हिंदी प्रचार सभा में हॉस्टल हम्म, में दाखिल कराया, क्लास में कराया। इस तरह वास्तव में बचपन में मेरी इच्छा थी एक डॉक्टर बनना। अच्छा, लेकिन जो हमें अपने मन की नहीं मिलती है, तो जो मिलता है उसे पसंद करना बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, ये मैंने सीख लिया था। इसलिए हम्म, हिंदी को मैंने अपना लिया। और ये कहने में मुझे खुशी है कि हमारे गांव की पहली लड़की है मैं, ओ, जो गांव के बाहर दूसरे प्रांत में पढ़ने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आई हूँ। और आज भी हमारे गांव की सबसे अधिक क्वालिफाइड और अरे सबसे वाह, पहले काम में लगी लड़की में हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आपके नाम तो कई रिकॉर्ड दर्ज है कि पहली लड़की और इतनी उच्च शिक्षित, और उस समय आपके मन में जो पढ़ाई के प्रति जो ललक थी, जो लगन थी, उसी ने आपको इस दिशा में आगे बढ़ाया। जी। बहुत अच्छी बात है। और आगे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जन्म स्थान, जैसे आपने कहा केरल के दूरस्थ प्रदेश में हुआ, फिर हाँ। वहां से आप चेन्नई पढ़ने आई, तो क्या फिर बाद में वहीं पे आप कार्य करने लगी, या कैसे फिर चेन्नई में आप अभी निवास करती हैं, इसलिए वो कैसे हुआ? चेन्नई चेन्नई में आप निवास कैसे करती, मतलब केरल से पढ़ाई के बाद में फिर पढ़ाई चेन्नई? के बाद आई, तो उसके बाद यही नौकरी मिल गई ना। हाँ, वही। हम्म, जी, बात हुई ना। जी, 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 मेरे पति भी यही काम करते हैं, तो फिर हम्म, यही बस गए, बस अच्छा, अच्छा, चेन्नई नहीं की तो हो गई। वही वही मैं कह रही हूँ कि केरल जन्मभूमि, केरल की, तमिलनाडु में निवास, और हिंदी लेकिन से लगाव, केरल और के हिंदी प्रति का- जो लेकिन केरल के प्रति जो लगाव है, वो तो मन के एक कोने में ठीस बन करके रही नहीं है, वो उसमें कोई संदेह नहीं है। वो तो केरल में रहेगा। बाकी बातें कैसे भी हो, वहां की प्रकृति, वहां के वातावरण, वो तो कुछ अलग ही है, नहीं उसमें वो कोई क्या, संदेह नहीं है। वो भी है, और प्लस कोई भी व्यक्ति हो उसका मतलब गांव या उसका घर कैसा भी हो, बिल्कुल ही साधारण हो, तो भी उसके लिए वो सबसे प्रिय होता है। वो भी एक बात है, क्योंकि वो जन्म से जहाँ रहता है वो उसको सबसे प्रिय होता है। तो वो स्वाभाविक है आपके। तो माँ आपने तो माँ हिंदी, होती है ना। जी, वही बात, वही बात, तो जिस तरह माँ पसंद होती है, उसी तरह जन्मभूमि
जन्म स्थान भी जी हमें बहुत पसंद होता है। जी तो आपने ये अब ठीक है हिंदी सीखी और आप फिर चेन्नई में रहने लगी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बाहुल्य है तमिल का, तो फिर आपने हिंदी में लेखन की कब से प्रारंभ किया और किसकी प्रेरणा से प्रारंभ किया? मैं यहाँ पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए आई हूँ ना। तमिल तो उस वक्त मेरे लिए कोई ज्यादा मायना नहीं रखता है, यहाँ की प्रांतीय भाषा है बस। और तमिल ज्यादा जानती भी नहीं थी ना तब। तब अच्छा। मैं मुश्किल से 17 साल की थी जब मैं इधर आई तो। और तमिल बिल्कुल नहीं आती थी। तमिल और मलयालम निकट भाषाएं होने पर भी जब हम भाषा वैज्ञानिक होते हैं तभी जाकर के ये सब हमें पता चलता है। लेकिन जब साधारण व्यक्ति रहते हैं तो उनके लिए तो वो दो भाषाएं हैं। और खास करके ये व्याकरण की बातें बहुत अलग है दोनों में। सही इसीलिए है। शुरू में कुछ मुश्किल थी। तो हिंदी तो मैं पढ़ने आई, यहाँ पढ़ रही हूँ और वहां से पढ़ करके आई हूँ, तो फिर हिंदी में लिखना स्वाभाविक है। और जब मैं यहाँ आई तो पहले पहल पन्नालाल त्रिपाठी जी नामक एक व्यक्ति थे। हमारे पन्नालाल। हमारे हमारे गुरु थे वे। हम्म, हम्म, वास्तव में जब मैं यहाँ आई, आप जानते हैं एक गांव से एक लड़की, सरल लड़की जब चेन्नई जैसे शहर में आती है तो वो हम्म, किस तरह की मानसिक अवस्था में है। तो हम्म, किसी से बात करने में भी डरती थी। तो हम्म, लेकिन सर ने मुझे पहचान लिया और हम्म, उन्होंने कहा तुम कविता लिखो, तुमको अच्छा। लिखना आता है। हम्म, मैं हम्म, देखता हूँ। मैंने कहा अरे अरे मुझसे तो ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, हम्म, तुमको लिखना है। और उन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया, उन्होंने मुझसे कविता लिखाई। और इस बात को मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि पहले हम्म, पहल एक गांधी जयंती के दिन उन्होंने गांधी पर एक कविता लिखने के लिए कहा मुझसे। और वो हम्म, कविता उन्होंने दक्षिण भारत से जो समाचार पत्र निकलता है उसमें उन्होंने उसका प्रकाशन भी कराया। अच्छा, तो तो ये तभी आपकी एक, प्रेरणा बने इस तरह से, हाँ, पन्नालाल जी उनका आपकी उनका प्रेरणा बने। उनका मार्गदर्शन ही मुझे ये लेखन की ओर बढ़ाया। और हम्म, दूसरा जो है डॉक्टर गणेशन जी है, जिनका हम्म, कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती, क्योंकि हम्म, आज मैंने जो डॉक्टरेट लिया है उसका हम्म, पूरा पूरा श्रेय उनको। उन्होंने ही सब कुछ किया मेरे लिए, मार्गदर्शन किया, सारा ये किया। और मेरे थीसिस का पब्लिश होने के बाद उसका एक एक आर्टिकल जब मैं प्रकाशित करती हूँ तो लोग जब उसकी प्रशंसा करते हैं तो मैं उसका पूरा श्रेय उन्हीं का मानती हूँ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन पर ही मैं वह काम कर पाई। सही है। अपने गुरु के प्रति तो हमको हमेशा आभारी रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। बिंदु शर्मा जी हमसे जुड़ गई हैं, तो वो हम्म हमें देख रही हैं इस समय लाइव। हम्म। तो आपने वत्सला जी कई अनुवाद कार्य भी किए हैं, जी। आ, जो कि 7 पुस्तकों का किया है। तो मैं ये हम्म, जानना चाहती हूँ कि अनुवाद में आपने हिंदी से मलयालम, मलयालम से हिंदी दोनों भाषाओं में किया है। तो जी। अनुवाद में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी वह अनुवाद एक सफल अनुवाद हो सकता है? हमारे एक दर्शक अवश्य आपसे जानना चाहेंगे। जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जी। मलयालम और हिंदी जो है, हुँ, दोनों हुँ। भाषाओं में संस्कृत का बहुत प्रभाव है। अच्छा, इसीलिए मलयाली जो लोग हैं उनके लिए हिंदी में अनुवाद करना या हिंदी से अनुवाद करना बाकी दक्षिणी भाषा वालों से बढ़ करके जरा आसान है, अच्छा। क्योंकि तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग इन दोनों भाषाओं में होता है। हुँ, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि हुँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ तत्सम शब्द मलयालम में आकर के दूसरा अर्थ देता है। हुँ, उदाहरण के लिए शिक्षा। हुँ, हुँ। शिक्षा का मतलब है विद्या अर्जन, ज्ञान अर्जन, ऐसा है ना हिंदी में। लेकिन मलयालम में शिक्षा का मतलब है दंड। हाँ, हाँ, यहाँ की दक्षिण भारत की भाषाओं में शिक्षा देने का हाँ। मतलब कन्नड़ तो में भी वही है। हुँ, तो यदि इन दोनों भाषाओं के अच्छे ज्ञाता न हो तो इस हुँ, तरह के अवसरों पर गलती की संभावना है।
बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, लिंग की समस्या है। हाँ, अच्छा। हिंदी में 2 ही लिंग है। हिंदी में कुर्सी स्त्री है, मेज पुरुष है, लेकिन मलयालम में 3 लिंग की विधा है। स्त्री लिंग है, पुरुष जैसे संस्कृत में है उसी तरह है। जो निर्जीव वस्तुएं जो हैं, या हाँ, हाँ। अल्प अल्प प्राणी जो है जैसे चींटी वगैरह है, उन सब के लिए तो हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, उसको उभयलिंग इसी भी कहते हैं। कई लोग इस तरह भी हाँ, बताते हैं। इसीलिए हुँ, उन चीजों के अनुवाद के समय में हुँ, मलयालम से हिंदी में करते समय हुँ, उनको कुछ दिक्कत होने की संभावना है। हाँ, हाँ। और तीसरी बात यह है कि मलयालम में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हुँ, हमारे लिए ये क्रिया जो है ना, हुँ। उसमें वो लिंग या सम्मान ये सब कुछ नहीं है। हमारे लिए राजा भी आता है, कुत्ता भी आता है। हाँ, लेकिन अगर उस तरह का अनुवाद हिंदी में करे तो वो हाँ, बहुत बड़ा गलती माना अपराध हो जाता जाएगा। है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। बात एक बहुत ही मुख्य बात है। और फिर ये जो संबंध, कई शब्द है ना, जैसे हुँ, प्रांतीय संस्कार के आधार पर, अब हुँ, हम हुँ। हिंदी में क्या कहते हैं, हाथ पीला करना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो केरल वालों के लिए हाथ पीला करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी ली, हाथ में लगा दी तो हाथ पीला हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसका जो अभिधार्थ जो व्यंजनार्थ जो है, उसको हुँ, पहचान करके अनुवाद करना। उसी बिल्कुल। तरह मलयालम में भी है संबंध। हुँ, पुराने जमाने में ये हुँ, नंबूदरी लोग जो है वो हुँ। नायर परिवार के स्त्रियों के साथ संबंध रखते थे। उसको बिल्कुल। शादी नहीं कहते हैं, अच्छा, क्योंकि वो हुँ, शादी का रस्म नहीं होता है, हुँ, हुँ, और उस स्त्री को उस व्यक्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता है। उसे हुँ, पति कहने का अधिकार नहीं है, उसके घर हुँ, जाने का अधिकार नहीं है, उसके हुँ, बच्चों को उन्हें पिता कहने का अधिकार नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ। वो आदमी आएगा और इस औरत के साथ संबंध तो रखेगा ना। और इसीलिए ये संबंध शब्द एक है। तो ये मलयालम में वो खुले रूप में संबंध। होता था। ये खुले जी रूप में होता था, सबको पता होता था कि इस व्यक्ति का इससे हाँ, संबंध है, इसलिए। सबको मालूम है, स्त्री को कोई ये लांछन तो नहीं है। परिवार अच्छा, वाले ही तो कराते हैं बेचारी। अच्छा। स्त्री जो है वह तो हुँ, एक बकरी के जैसे है। घर ओह! के जो बड़े लोग जो कहते हैं उसे मानना पड़ता है उससे। कभी ओह! कभी एक ही स्त्री के साथ कई पुरुषों का संबंध हो जाता है, एक ही समय में नहीं। एक हुँ, हुँ, नंबूदरी को एक लड़की अच्छी लगी, उससे संबंध बनाया, तो उसका मन उचट गया तो उसे छोड़ के चला गया। तो फिर दूसरे व्यक्ति के साथ परिवार वाले कहेंगे उनके साथ संबंध जोड़ना है, तो उसको, क्योंकि न शिक्षा है न अपने पांवों पर खड़े रहने का अधिकार है उसे, तो फिर दूसरों का कहना मानना ही पड़ता है ना। तो उस तरह केरल में स्त्री शिक्षा और स्त्री अधिकार का जो इतना बोलबाला इसीलिए हुआ कि हुँ, सारे भारत में सबसे हुँ, अधिक हुँ, स्त्रियों को जो लांछन सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, तो वह नायर परिवार के स्त्रियों को ही पड़ा था। बहुत इसीलिए गलत स्त्री का प्रथा। जागरण हुआ। हुँ, 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 हुँ। तो अब ये आजकल प्रथाएँ हैं या नहीं है? जी अभी ये प्रथाएँ अभी भी हैं या अभी नहीं नहीं है? नहीं, आजकल तो लड़कियां बहुत होशियार बन गई हैं, सब पढ़ी लिखी है, ऊंचे ऊंचे पदों पर रहती हैं। अब हवाई हुँ। जहाज भी चलाती हैं हमारी नहीं, लड़कियां। वो बात अलग है, लेकिन जैसे कि ये प्रथा है और ओपनली नहीं होता नहीं, था, तो वो गाँव में अभी भी होता होगा। केरल में सभी अवेकनेस हो गया है ना वहाँ। हुँ, जो हुँ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो भी केरल हुँ, में कोई भी स्त्री अब अंगूठा छाप नहीं है। सबको कम से कम हस्ताक्षर करना तो आता है, इतना तो हुँ। हो गया है ना। इसीलिए अब उनको कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो देखिए शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है हम्म, स्त्री को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने में और उसके लिए लड़ने के लिए। जी आपने 40 वर्षों तक शिक्षण किया, तो जी अवश्य ही
बहुत ही कई मजेदार अनुभव रहे होंगे शिक्षण के दौरान, तो कोई ऐसा मजेदार अनुभव जो आज भी आपको याद है और आपको आज भी याद करके वो एक हंसी आ जाती है या अच्छा महसूस होता है, ऐसा कोई अनुभव आप हमसे साझा करें। मेरे अध्यापन जीवन में बहुत कुछ अनुभव हुआ है। लड़कियों को मैं बहुत डांटती हूँ जब गलती करते हैं तो, लेकिन उनको माँ का प्यार भी देती हूँ। इसीलिए बहुत सारी लड़कियां अपने वैयक्तिक दुखों को मेरे साथ बांटते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं सूर पढ़ा रही थी क्लास में, तो यशोदा किस तरह कृष्ण का लालन करती है, उसे खिलाती है, ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर रही थी। तो क्लास खत्म होते ही एक लड़की दौड़ी दौड़ी मेरे पीछे आई। तो उसने पूछा, मैम क्या सचमुच माँ ऐसी होती है? तो मुझे शौक लगे। तो मैंने कहा चलो मेरे साथ। तो हम अपने कमरे में उसे अपने साथ ले गई और उससे मैंने पूछा, ये क्या बोल रही है, तुम्हारी माँ है ना? मेरी माँ तो है, लेकिन माँ को हमारी देख रेख करने का समय हमारे माँ के पास नहीं है। हमारे पिताजी हमेशा टूर पर रहते हैं। माँ को शक है कि कहीं पिताजी कहीं भटक न जाए, इसलिए हमेशा जब जहाँ कहीं वे जाते हैं माँ भी साथ जाती है। ओह अच्छा। इसीलिए हमारी देखरेख तो हमेशा, पैसे वाले हैं काफी अच्छे, इसीलिए हमारी देखरेख तो सर्वंट लोग करते हैं। अच्छा, इसीलिए अच्छा। इस तरह का कोई अनुभव हमारे जीवन में नहीं हुआ। और बहुत देर तक वह बोलती रही, अपना वैयक्तिक दुख वगैरह बोली और रोई, और मैंने उसको जरा संभाला और कहा, देखो जब कभी तुम्हें माँ के प्यार की जरूरत है तो मेरे पास आ जाना, हम सब भी तो तुम्हारी माँ है, माए ही है। ऐसा वैसा करके उसको आश्वासन दिया। तो वो जाते समय उसने कहा, मैम थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउिंग मी टू बी ऑन योर शोल्डर। तो ये बात है। वो बात है कि हमारे शिक्षण जीवन में ये एक बात होती है कि परिवार के बाद में शिक्षक ही वो व्यक्ति होते हैं जो बच्चे को आगे बढ़ाने में पूरा अपना कोशिश करते हैं और उनकी खुशी में खुश होते हैं, उनके दुख में दुखी होते हैं और उनको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अब अपवाद सब जगह हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर शिक्षकों का यही प्रयास रहता है और यही बच्चों के प्रति उनका व्यवहार भी रहता है। मैंने भी ऐसे कई अनुभव अपने शिक्षण के दौरान देखे हैं, पाए हैं, और किस तरह बच्चे, आप थोड़ा भी मतलब उनसे अच्छे से बात करो तो वो आपके कितने करीब आ जाते हैं और अपनी हर बात शेयर करने को तैयार रहते हैं। तो जो एक्सेप्शन है वो टीचर बनने लायक नहीं है, उनको किसी दफ्तर में जाके काम करना चाहिए। सही है, क्योंकि सही। जब जीवित व्यक्तियों के साथ हमारा आज मैंने आपसे कहा था ना, मेरी एक स्टूडेंट आई थी, इसीलिए मैं आपका, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के करीब 20-30 साल बाद भी आज भी मेरे बच्चे जब उनको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आते हैं और मैं उनकी बातें बहुत ही सब्र से सुनती रहती हूँ और जाते समय कहते हैं, दिल हल्का हो गया मैम। सही है। तो ये जो बात है, हाँ जी 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 जी, तो आज ये भी वे मेरी खोज में आते हैं। नहीं नहीं, वो सही है। वही शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कई बार इतना गहरा हो जाता है कि ये सब हमें देखते हैं। तो वत्सला जी, आपने कई कविताएं भी लिखी है, तो क्यों ना जी, एक दो कविताएं हो जाए। समय है क्या हमारे पास? बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। अच्छा, एक छोटी सी कविता मैं हम्म सुनाती हूँ। हम्म वो, मैं महादेवी पर मैंने रिसर्च हम्म, किया है और अच्छा। महादेवी की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो हम्म। कॉलेज डेज में सभी लोग कहते कि महादेवी के ही रास्ते पर तुम जाती हो और उसी तरह की कविता लिखती है। तो अच्छा। एक बार जी। बीच समुद्र तट पर गई, तो जो वो शायद वो पौर्णिमा का दिन था, तो हम्म लहरें ऊपर उठ रही थी। तो वो हम्म, देख करके मेरे मन में जो भाव आया, उस पर हाँ, मैंने एक कविता लिखी। अवश्य। मधु मिलन को बढ़ रही हूँ, अच्छा। मधु मिलन को बढ़ रही हूँ, प्रिय चरण का स्पर्श करने मैं गगन पर चढ़ रही हूँ।
मधु मिलन को बढ़ रही। वाह निज करों के पंख फैला मधु मिलन को बढ़ रही। प्रिय चरण का स्पर्श करने में गगन को उड़ रही। हाय क्यों हर बार असफल बन रही मेरी उड़ाने, और तारावली मुझे यूं देख कर लगती चिढ़ाने। हाय क्यों हर बार असफल बन रही मेरी उड़ाने, और तारावली मुझे यूं देख कर लगती चिढ़ाने। किंतु दृढ़ निश्चित लिए मैं पुनि गिर रही पुनि उठ रही हूँ। हृदय तल में दृढ़ लगन है मधु मिलन को बढ़ रही। लहरें बता रही हैं, बढ़ रही मैं पर न प्रिय निज चरण आगे को बढ़ाते। बढ़ रही मैं पर न प्रिय निज चरण आगे को बढ़ाते। तुम विकलता मम हृदय की हाय क्यों न देख पाते। तुम विकलता मम हृदय की हाय क्यों न देख पाते। मैं प्रणय में लीन होकर कष्ट सहकर हंस रही हूँ। मैं प्रणय में लीन होकर कष्ट सहकर हंस रही हूँ। वेदना सब भूल रही हूँ मधु मिलन को बढ़ रही। मधु मिलन को बढ़ रही। चल रहे तुम चंद्र नभ पर किंतु मुझको क्यों अचल हो। चल रहे तुम चंद्र नभ पर किंतु मुझको क्यों अचल हो। उर सुधाधर हो मृदुल पर बन रहे मुझको उपल हो। उपल क्यों। उर सुधाधर हो मृदुल पर बन रहे मुझको उपल क्यों। व्यंग से तुम हंस रहे हो कट रही में विकट पथ जो। किंतु मन में न दया है मधु मिलन को बढ़ रही। सोचती हूँ क्या पुरुष सब होते सदा निर्मम हृदय के। न दया आई लहर पर पास फटके न दिवाकर। सोचती हूँ क्या पुरुष सब होते सदा निर्मम हृदय के। न दया आई लहर पर पास फटकते न दिवाकर। प्रेम को ठुकरा रहे तुम जब समर्पण कर रही हूँ। तीर पर सिर मार कर मैं मधु मिलन को बढ़ रही। तीर पर सिर मार कर मैं मधु मिलन को बढ़ रही। मूल्य मेरे प्यार का क्या आंख पाए पत्थर बने तुम। मूल्य मेरे प्यार का क्या आंख पाए पत्थर बने तुम। प्रेम का उपहार लेने वह अचल क्यों हाथ बढ़ाते। प्रेम का उपहार लेने वह अचल क्यों हाथ बढ़ाए। एक उर श्रद्धा लिए मैं हो तिरस्कृत बढ़ रही हूँ। एक दिन तो इस उपल से फूट कर जीवन मिलेगा। एक दिन तो इस उपल से फूट कर जीवन मिलेगा। और जीवन लाश करता भुज तटों के बीच होगा। इसलिए मैं प्रिय चरण में अश्रुमाला हो रही हूँ। मधु मिलन को बढ़ रही। मधु मिलन को बढ़ रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर शब्द चयन, सार गर्भित, और सचमुच ऐसा ही लगता है कि महादेवी जी का जो लिखने का तरीका है उससे काफी मिलता जुलता है आपका। बहुत बहुत ही सुंदर आपने कविता पाठ किया है। एक और हो जाए छोटी सी कविता, ये थोड़ी लंबी कविता। ये तो हाल ही में मैंने लिखा है। तन्हाई अच्छी लगती है। हाँ। अपनों के बीच स्वयं को जब अनुभव करता पराया। आस नहीं विश्वास नहीं है तब तन्हाई अच्छी लगती है। अरे वाह। माहौल खुशी के बीचों बीच उदासी घटा जब छाती मन। कोई नहीं दिखता हमदर्द तब तन्हाई अच्छी लगती। कोई नहीं दिखता हमदर्द तब तन्हाई अच्छी लगती। जिस पौधे को पानी खाद दे बना दिया है एक वटवृक्ष। जिस पौधे को पानी खाद दे बना दिया है एक वटवृक्ष। छाया देने से करता इनकार है तब तन्हाई अच्छी लगती। बिल्कुल बिल्कुल सही। छाया देने से करता इनकार है तब तन्हाई अच्छी लगती है। प्यार भरा एक लफ्ज सुनने को जी जब
तरस कर है रह जाता, बीती यादों में उड़ है मचलता, तब तन्हाई अच्छी लगती। बिल्कुल बिल्कुल। न दफ्तर, न दोस्त, न काम काज, खाली खाली है यह जीवन। न दफ्तर, न दोस्त, न काम काज, खाली खाली है यह जीवन। डोर कटी पतंग सा है मन, तब तन्हाई अच्छी लगती। बिल्कुल डोर बिल्कुल। कटी पतंग सा है मन, तब तन्हाई अच्छी लगती। वाह क्या तब बात है, आपने ये बुढ़ापे का दर्द बहुत अच्छे से आपने व्यक्त किया है। और आजकल ज्यादातर माता पिता को ये तन्हाई वैसे तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमेशा से परिवार में बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब उनको ऐसी उपेक्षा मिलती है अपने ही बच्चों से, और कहीं कुछ नहीं, साथ नहीं मिलता है, कोई बात करने वाला नहीं, खालीपन, तो तब तन्हाई भी अच्छी लगने लगती है। हाँ, तब तो अच्छा लगना ही चाहिए, और कोई चारा नहीं है ना। जी जी। तो वही है कि अ, ऐसी स्थितियों में पड़ जाते हैं। और आजकल एक और स्थिति यह भी है कि बच्चे ज्यादातर विदेश में बस गए हैं या देश में हैं तो भी कहीं और बसे हुए हैं, तो भी उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता है। और आजकल ज्यादातर मनुष्य अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो फिर अपने आप धीरे धीरे वो तन्हाई अच्छी लगने लगती है, क्योंकि वही हाँ, एक जीवन की सच्चाई बन जाती है, अकेलापन। हर चीज की दो पहलियां होती है ना। बिल्कुल जब बिल्कुल। विज्ञान का इतना विकास हुआ है, इसीलिए हम्म, आप बेंगलुरु में और मैं चेन्नई में बैठ करके अब आपस में बातें करते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। विज्ञान का एक पहलू है। तो दूसरा पहलू ये भी है कि विज्ञान ने व्यक्तियों का आपसी संबंध बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। आपसी संबंध अब न किसी के पास किसी से बात करने का समय है, न किसी से मिलने जुलने का समय है। हमेशा बिल्कुल हाथ में कंप्यूटर हो या फिर टेलीफोन हो, सेलफोन हो, इसी में लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है, इसीलिए तन्हाई होती ही है। वो भी एक बात कारण बन गया है कि घर में रहते हुए भी तन्हाई हो जाती है कई बार। तो हमारी चर्चा बहुत ही सार्थक रही, बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें आपके बारे में, आपके लेखन के बारे में मिली। और मतलब इतनी सुंदर कविताओं की आपने पाठ किया, हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम जानना चाहते हैं आजकल आप जो कुछ भी लिख रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, उस के लिए हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। हम फिर कभी मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। हम अपने दर्शकों से यह भी जानना चाहते हैं कि वह आगे किस तरह के व्यक्तित्व से मिलना चाहेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस तरह के व्यक्तित्व से आपको मिलवाएं। तो अवश्य आप लोगों के प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। और मैं बिंदु शर्मा जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो बराबर हमसे जुड़ी रही, और उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारी चर्चा सुनी और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो वत्सला जी, फिर मिलेंगे जल्दी ही। उषा जी, आपने जो मौका दिया, सबसे मिलने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया, दिल की बात बताने का मौका दिया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और सब लोगों से मिलने, और जिन लोगों ने मेरी आवाज सुनी, मेरी बातें सुनी, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको पुनः धन्यवाद देते हुए आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।